हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? तो पढ़ाई कर रहे हो रेगुलर? ठीक है। लेक्चर्स देख रहे होंगे, समझ में आ रही है बातें? चलो, हम अगला जो लेक्चर अपना वो स्टार्ट करते हैं आज। देखो, लास्ट वाले लेक्चर की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। लास्ट वाला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने पार्टिकल नेचर ऑफ जो ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी उनका एक जो प्रॉपर्टी है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उनकी जो पार्टिकल नेचर है वो कई सारी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। जिसमें से एक प्रॉपर्टी हमने कल डिस्कस कर ली थी लेक्चर में, और वो थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसमें हमने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन वाला जो पॉइंट था वो डिस्कस कर लिया था। अब देखो, जो पार्टिकल नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको भी क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। तो हम देखते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ये डिस्कवर्ड बाई हर्ट्ज इन 1887। तो ध्यान से सुनो, साइंटिस्ट कौन सा था? साइंटिस्ट था हर्ट्ज। उन्होंने कब डिस्कवर किया इसको? 1887 में डिस्कवर किया था। क्लियर है? चलो, हम अगली बात कर लेते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, पहले तो मैं आपको एक डायग्रामेटिकली इसको क्या कर देता हूं, समझा देता हूं। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। चलो, तो हम डायग्राम से पहले इसको समझ लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो जो हर्ट्ज था साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब ली। क्या ली? एक ग्लास ट्यूब। देखो, ये ग्लास ट्यूब ली, और इस ग्लास ट्यूब के जो दोनों एंड्स हैं, बोथ एंड्स, उन बोथ एंड पर उन्होंने क्या किया, एक साइड में तो मेटल की जो सरफेस थी, या यूं कह सकते हैं मेटल थी, उसकी जो शीट थी एक, ये हम मान सकते हैं ये मेटल की क्या है, शीट है। तो एक साइड में मेटल शीट को फिक्स किया, और एक साइड में उन्होंने जो डिटेक्टर है, ठीक है, ये वो डिटेक्टर फिक्स किया, और इन दोनों को एक बैटरी के हेल्प से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, देखो, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। यहां तक की बातें क्लियर होगी? गजब की बात ये थी कि ये जो ग्लास ट्यूब थी, इस ट्यूब के अंदर वैक्यूम जनरेट किया। क्या जनरेट किया उन्होंने? वैक्यूम। तो ये वैक्यूम था। ठीक है, ये है मेटल सरफेस। ये क्या है? मेटल सरफेस। और ये जो होता है, ठीक है, ये होता है डिटेक्टर। यहां हम लिख देते हैं डिटेक्टर। और उन्होंने एक और काम किया। क्या? यहां पर इस पाथ में उन्होंने एक एमीटर को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, एमीटर क्या करेगा, जो करंट फ्लो होगा उस करंट को क्या करेगा, मेजर करेगा। आगे बात समझ में क्लियर है? तो अब देखो ध्यान से, अब जब इस मेटल, देखो मेटल जो भी होती है, मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल जो सरफेस है उसके पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब लाइट है वो इस मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करेगी, फॉल होगी, गिरेगी, ये है लाइट। तो हम यूं कह सकते हैं ये कौन आ रही है, लाइट आ रही। तो मेटल सरफेस में कल वाले लेक्चर में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि जो लाइट है उसके केस में जो एनर्जी का स्मॉल पैकेट्स है उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोन। तो ये जो फोटोन आ रहा है, इस फोटोन की कोई ना कोई क्या होगी बेटा, एनर्जी होगी। और मान लेते हैं ये एनर्जी क्या है, hc/λ। वैसे h न्यू होती है। ठीक है, तो h न्यू लिख सकते हैं पहले, चलो पूरा लिख देता हूँ। E इक्वल्स टू क्या होता है, h न्यू, और इसी को फिर हम लिख सकते हैं hc/λ।
तो एनर्जी क्या होती है, एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्बडा। तो ये इस लाइट से रिलेटेड क्या है, एनर्जी। तो एक बात बताओ, लाइट से जब एनर्जी आ रही है फोटोन के फॉर्म में आ रही होगी, जब ये इस पर आकर स्ट्राइक करेगी ये लाइट, ये फोटोन, तो देखो अपनी एनर्जी ये किसको ट्रांसफर करेगा, मेटल सरफेस में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनको। ये एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी क्या करेगा, ट्रांसफर। और इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके यहां से क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, यानी कि मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। और मेटल सरफेस से बाहर निकल करके ये काइनेटिक मोशन करना स्टार्ट करेगा। क्यों, देखो ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से इजेक्ट हुआ है और ये जो इलेक्ट्रोड है, दोनों पर चार्ज क्या है, नेगेटिव। समझ में आ गई। अगर नेगेटिव चार्ज है दोनों पर, तो ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में क्या करेगा, मूव करेगा कि नहीं करेगा। तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हुए डिटेक्टर की साइड है पॉजिटिव, देखो इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला, तो डिटेक्टर के टुवर्ड्स साइड में आएगा। तो यहां पर आते ही इस इलेक्ट्रॉन को कौन डिटेक्ट कर लेगा, डिटेक्टर इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करेगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है तो हम ये भी कह सकते हैं कि चार्ज का फ्लो हो रहा है। और चार्ज का फ्लो होना यानी कि चार्ज का गति करना, बहना, क्या उत्पन्न करता है, धारा। तो यहां धारा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी, करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी कि नहीं होगी। और उस करंट को कौन मेजर कर लेगा, ये एमीटर। कौन मेजर करेगा, एमीटर। मतलब इसकी जो सुई है उसमें क्या आने लगेंगे, फ्लक्चुएशन आने लगेंगे, ये हिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये लाइट की वजह से मेटल सरफेस पर आकर लाइट गिरी, मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे उन्होंने एनर्जी गेन की और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन निकल करके गति कर रहा है, मोशन कर रहा है। मोशन करने की वजह से यहाँ करंट क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है, उत्पन्न हुई है। इस पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो नाम से ही पढ़ रहा, फोटो मतलब फोटोन आ गया। फोटोन के आने की वजह से यहाँ पर कौन सा इफेक्ट हुआ है, इलेक्ट्रिक। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है कि नहीं हुई है, बिल्कुल हुई है। बस इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम ये आपको कुछ बातें बता देते हैं कि यहाँ फोटोन जब आ रहा है उसके पास एनर्जी क्या है, E इक्वल्स टू एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्बडा। तो देखो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इजेक्ट कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट निकालने के लिए एक सफिशिएंट एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। यस कि नो, क्लियर है। यानी कि जैसे मान लो अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उसको मोटिवेट करने के लिए एक सफिशिएंट मोटिवेशन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर आप उसको जाकर ये कह दोगे चलो बेटा आज से पढ़ना है, तो कोई नहीं पढ़ेगा। उसको हम एक लिमिट तक क्या करेंगे, मोटिवेट, तब जाकर के वो क्या करना स्टार्ट करेगा, पढ़ाई करना स्टार्ट करेगा। तो वैसे ही यहाँ है कि अगर कुछ एनर्जी आकर के इस पर गिरी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यहां देखो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए, निकालने के लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उतनी एनर्जी अगर फोटोन लेकर आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। अदरवाइज यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां तक की बातें समझ में आ गई होगी। तो यहां पर ध्यान से देखो, मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को अगर आपको इजेक्ट करना है तो फोटोन के पास एक मिनिमम सफिशिएंट क्या होनी चाहिए, एनर्जी, या यूं कह सकते हैं मिनिमम क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। यस कि नो, अरे हाँ कि ना। तो उस एनर्जी या उस फ्रीक्वेंसी का फोटोन आएगा तो ही यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा, और तभी कौन सा इफेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये था एक्सपेरिमेंट। अब मैं थ्योरी लिख देता हूं, फटाफट से आप देख लें। तो देखो आपने अभी अभी खुद ने भी पढ़ा है कि जब एक सफिशिएंट एनर्जी या फ्रीक्वेंसी का लाइट, ठीक है, किस पर गिरेगा, फॉल होगा,
मेटल सरफेस पर, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इमिट होंगे, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। इसी फिनोमिना को हम क्या कह रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहां हम लिख लेंगे क्या कि व्हेन ए लाइट, या यूं कह सकते हैं व्हेन ए बीम ऑफ लाइट ऑफ सफिशिएंट, या सुटेबल लिख सकते हैं, सुटेबल एनर्जी कह दो, वेवलेंथ कह दो, फ्रीक्वेंसी कह दो, एक ही बात है। सुटेबल एनर्जी और फ्रीक्वेंसी fall on the metal surface the electrons are emitted from the metal surface and its flow, its move towards the detector, ठीक है, resulting the electricity is produced. This phenomena is called photoelectric effect. This phenomena is called photoelectric effect. तो ये बात क्लियर हो गई बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है? शायद मेरे हिसाब से आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फंडा है, कॉन्सेप्ट है, वो यहां से क्लियर हो गया होगा। देखो ये क्या थी, बैटरी, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो साइंटिस्ट कौन थे, हर्ट्ज, उन्होंने किया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यहां से एक्सप्लेन किया। क्लियर है? तो बात समझ आ गई। चलो इसको, इन लाइंस को मैं समझा देता हूँ हिंदी में भी, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी, देखो काफी सारे बच्चों ने कहा है इधर थोड़ा हिंदी मीडियम का प्रॉब्लम है, तो देखो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी और फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन दी मेटल सरफेस, इसका मीन है कि एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक, यूं कह सकते हैं पर्याप्त, फ्रीक्वेंसी का मतलब है आवृत्ति और एनर्जी का मतलब है ऊर्जा की, एक पर्याप्त ऊर्जा, आवृत्ति और ऊर्जा की लाइट की बीम, ठीक है, या पुंज कह सकते हैं, ठीक है, मेटल सरफेस पर गिरता है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, जब ये गिरता है तो मेटल सरफेस से कौन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। एंड इट्स मूव टुवर्ड्स द डिटेक्टर, और ये किसकी साइड में मूव करते हैं, डिटेक्टर, या यूं कह सकते हैं पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है उसकी साइड में मूव करते हैं। रिजल्टिंग, इसके कारण या परिणाम स्वरूप द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, यहाँ कौन उत्पन्न होती है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को, फिनोमिना को हम क्या कहते हैं,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम कहते हैं। तो ये बात समझ आ गई। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, ठीक है। चलो, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे की बात कर लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आगे क्या है, ठीक है। तो देखो, अभी अभी हमने एक बात डिस्कस की थी, क्या, कि किसी मेटल सरफेस से अगर एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इजेक्ट करना है, निकालना है, तो फोटोन जो आ रहा है, लाइट जो आ रही है, उसके पास एक सफिशिएंट क्या होनी चाहिए, एनर्जी, ठीक है। या यूं कह सकते हैं एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या कर सके, इजेक्ट कर सके। अगर उससे कम एनर्जी का फोटोन आ रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखना। तो अब जो हम आगे की बातें करने वाले हैं वो बातें क्या है, तो ध्यान से सुनना, वो बातें क्या है हम देख लेते हैं। क्लियर? तो देखो किसी मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी का हमें रिक्वायरमेंट है, इस मिनिमम एनर्जी को हम इस मेटल का वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है, या थ्रेशोल्ड एनर्जी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें फर्स्ट क्या है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। वर्क फंक्शन, या इसी को हम कह सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको हम डिनोट करते हैं या तो W से, या इसको हम फाई से डिनोट कर सकते हैं, या हम इसे ई नोट, नोट का मतलब क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो इससे हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये चेक करते हैं कि ये वर्क फंक्शन, या यूं कह सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ मेटल, ये क्या चीज है। तो अभी अभी हमने एक बात कर ली, कौन सी बात कर ली, कि मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, ठीक है, हमें मिनिमम एनर्जी का क्या है, रिक्वायरमेंट है। एक कम से कम एनर्जी चाहिए जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, इजेक्ट कर सके। बस उसी मिनिमम एनर्जी को हम उस मेटल का क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, हम लिख लेते हैं the minimum energy the minimum energy which can eject an electron which can eject an electron from the metal surface is called work function is called work function of metal, तो ध्यान से देखो बेटा, ठीक है। तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कहलाता है क्या, कि हमें किसी मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मिनिमम एनर्जी का क्या है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसी मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उस मेटल का वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो हम यहाँ थोड़ा सा डायग्राम से समझा देते हैं आपको, कि सपोज दैट ये हमारे पास कौन है, एक मेटल सरफेस। ये क्या है, एक मेटल सरफेस। अब इस मेटल सरफेस पर एक लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो मेटल सरफेस पर क्या आई, लाइट। इस लाइट की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम से कम एनर्जी होनी चाहिए, मिनिमम, ठीक है। इस लाइट की वो मिनिमम एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या कर सके, इजेक्ट कर सके, ठीक है। ये है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इजेक्ट कर सके, तो ये जो ई मिनिमम है, मिनिमम एनर्जी है, इसी मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं, W या फाई कहते हैं। ये क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। बात समझ में आ गई होगी। चलो, इसके बाद में हम अगली बात कर लेते हैं। अच्छा चलो, एक और चीज हम यहाँ देख लेते हैं
ठीक है, यही साथ के साथ मैं यहाँ बता देता हूँ कि देखो एनर्जी जब हम पढ़ते हैं तो एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ई नोट से। तो बताओ एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, यस कि नो। तो अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको चाहिए तो जो देखो एच तो कांस्टेंट है, फिक्स है, तो आपको फ्रीक्वेंसी भी क्या चाहिए होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति चाहिए होगी। तो ई नोट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच न्यू नोट। और ऐसे ही अगर मैं न्यू नोट को कन्वर्ट करूं लैम्बडा के फॉर्म में, तो देखो न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा। तो न्यू नोट देखो सी तो फिक्स है, तो यहां लैम्बडा क्या हो जाएगी, लैम्बडा नोट। तो यहां से एच सी अपॉन लैम्बडा नोट मैं ये भी लिख सकता हूं। तो देखो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहली ऊर्जा कहते हैं, ये वाली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, दहली आवर्ती है, और ये वाली थ्रेशोल्ड लैम्बडा या वेवलेंथ, दहली तरंग दैर्ध्य है। बात समझ में आ गई। तो देखो हमने एक पॉइंट क्लियर कर लिया, ई नोट, ठीक है, दहली ऊर्जा। अब हम अगली बात करते हैं न्यू नोट, जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सेकंड जो पॉइंट है, काम का पॉइंट है, ये जो सेकंड पॉइंट है वो है बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, न्यू नोट से। अब ये पढ़ लेते हैं हम, ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। बड़े ध्यान से देखना, इधर देखो, हमने अभी डिस्कस क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए हमें मिनिमम एनर्जी की क्या है, रिक्वायरमेंट। इसी मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं, W फाई, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ई नोट। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ई नोट, यस कि नो। तो एक बात बताओ, अगर आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए तो मिनिमम एनर्जी कब होगी, जब ये फोटोन जो आ रहा है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या हो, मिनिमम हो। देखो अगर ये मिनिमम होगी तो एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम। यानी कि यूं कह सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी के फोटोन के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम, जो कि मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, इजेक्ट कर सके, या एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में क्या हो, कैपेबल। क्लियर है। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो चलो हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी associated with incident लाइट, या यूं कह सकते हैं फोटोन, इंसिडेंट लाइट लिख देते हैं, फोटोन लिख देंगे, एक ही बात है, क्योंकि लाइट में क्या होता है, फोटोन। इंसिडेंट लाइट, अब ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, फोटोन, ठीक है। इंसिडेंट लाइट which can eject an electron from metal surface, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, which capable to eject an electron which capable to eject an electron from metal surface is called threshold frequency। क्लियर है। चलो तो ये ध्यान से देखो, यहां पर इसको फिर से हम क्लियर कर लेते हैं कि देखो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अब मिनिमम एनर्जी के लिए जो लाइट आ रही है, ठीक है, या यूं कह सकते हैं जो फोटोन आ रहा है, यहां पे लिख देंगे कि ये क्या आ रही है, लाइट या फोटोन, एक ही बात है, ठीक है। इस लाइट के साथ जो फ्रीक्वेंसी एसोसिएट है,
संबंधित है, यानी कि इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम, तभी इस लाइट में जो फोटोन है उसकी एनर्जी क्या होने वाली है, मिनिमम। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो किससे एसोसिएट है, किससे संबंधित है, लाइट से, जो क्या कर सके, मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके, निकाल सके, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपके, क्लियर है, यहां किसी प्रकार का डाउट भी नहीं होना चाहिए, इजी पॉइंट है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है थर्ड, ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है लास्ट, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या, देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद में लास्ट बचता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बचता है बेटा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्बडा नॉट से, ठीक है। अब हम ये चेक कर लेते हैं बेटा कि ये थ्रेशोल्ड जो वेवलेंथ है वो क्या है। देखो बहुत इजी है, आप यहां पे आओ, देखो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है तो हमें मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। मिनिमम एनर्जी के लिए उस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। और अगर मिनिमम एनर्जी चाहिए तो ध्यान से देखो, लैम्बडा, देखो एनर्जी के इनवर्स है, तो एनर्जी मिनिमम चाहिए तो लैम्बडा क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि जो लाइट आ रही है, लाइट में जो फोटोन आ रहा है, उसकी वो मैक्सिमम लैम्बडा जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, इजेक्ट कर सके, या इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में क्या हो, कैपेबल हो, सक्षम हो, तो उस मैक्सिमम लैम्बडा को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। लैम्बडा मैक्सिमम क्यों लेके चल रहे हैं, देखो फ्रीक्वेंसी मिनिमम ली, एनर्जी मिनिमम ली, लैम्बडा को मैक्सिमम क्यों माना, क्योंकि लैम्बडा मैक्सिमम होगा तभी जाकर के मिनिमम एनर्जी होगी। जब लैम्बडा मैक्सिमम होगा तो एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, इसलिए हमें लैम्बडा को क्या मान के चलना है, मैक्सिमम, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, द मैक्सिमम wavelength, the maximum wavelength associate थोड़ा सा करेक्ट करते हैं इसको, associated with incident लाइट या फोटोन लिख सकते हैं। द मैक्सिमम वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इंसिडेंट लाइट या फोटोन which capable to eject an electron from metal surface is called threshold वेवलेंथ। आगे बात समझ में, तो ध्यान से सुनो, इसको मैं वैसे समझा देता हूं। देखो जो लाइट आ रही है, इंसिडेंट जो फोटोन आ रहा है, गिरने वाला, इंसिडेंट का मतलब है जो फोटोन गिर रहा है, उससे संबंधित वो मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य है जो मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, इजेक्ट कर सके, निकाल सके, या निकाल सकने में क्या हो, सक्षम हो। उस अधिकतम तरंग दैर्ध्य को, वेवलेंथ को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं, लैम्बडा नॉट कहते हैं। तो यहां से हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं कि ई नॉट इक्वल्स टू क्या हो सकता है, एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट। तो ये लैम्बडा नॉट जो है, ये थ्रेशोल्ड क्या है, वेवलेंथ। क्लियर है। तो यहां आप समझ चुके होंगे सारा, ठीक है। तो देखो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर हम अगला जो पॉइंट अपना उस अगले पॉइंट पर चलने वाले हैं, ठीक है। तो यहां तक शायद मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, इजी पॉइंट्स है और मैंने डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दिया।
ठीक है, थोड़ा मैं साइड में हो जाता हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिठा देते हैं। अब अगला पॉइंट ध्यान से देखो, अब हम ये बात कर लेते हैं कि जो फोटोन आ रहा है, लाइट जो आ रही है, जो किस पर गिर रही है, किस पर फॉल हो रही है, मेटल की सरफेस पर फॉल हो रही है, गिर रही है। तो ये जो आने वाली लाइट है, ठीक है, इंसिडेंट जो लाइट है, इंसिडेंट फोटोन है, इसकी जो एनर्जी है, जो इससे एसोसिएट है, ठीक है, इसकी जो एनर्जी है, जब मेटल सरफेस पर ये गिरता है तो ये दो फॉर्म में यूज हो जाती है। कितने फॉर्म में यूज हो जाती है? दो फॉर्म में। क्लियर है? ध्यान से सुनना, कि ध्यान से देखो, मैं यहाँ डायग्राम से यहाँ बता देता हूँ क्या, कि देखो आपके पास एक मेटल सरफेस है, ये रही, ठीक है, ये मेटल सरफेस हमने ले लिया। इस मेटल सरफेस पर कौन स्ट्राइक कर रहे हैं? कौन आकर स्ट्राइक कर रहे हैं? यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें लाइट आकर के क्या करेगी? स्ट्राइक। तो ये क्या है? लाइट। ठीक है, या यूं कह सकते हैं लाइट में कौन है? फोटोन। जब ये आकर इस मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं तो इनसे जो एनर्जी एसोसिएट है, ठीक है, E इक्वल्स टू एच न्यू, या इसको ही हम लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्बडा। तो इस लाइट से जो ये एनर्जी एसोसिएट है, इसके पास जो ये एनर्जी है, जब ये मेटल सरफेस पर आकर गिरेगी, स्ट्राइक करेगी, तो ये एनर्जी दो टाइप से यूज होगी। कितने टाइप से? टू टाइप से। ठीक है, कौन कौन से टाइप से? एक तो देखो, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या कराएगी? इजेक्ट कराएगी। तो इलेक्ट्रॉन एक तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इजेक्ट। तो एक तो काम आ गई यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने में, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी क्या है? फाई, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या यूं कह सकते हैं वर्क फंक्शन। तो एक तो किस में यूज हो गई? फाई में। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, देखो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, अब इसकी जो रिमेनिंग एनर्जी है, देखो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने में तो कितनी यूज हो गई? फाई। अब जो बची वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को क्या कराएगी? काइनेटिक मोशन। इसकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो कितने टाइप से यूज हुई है? दो टाइप से। एक तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में, और दूसरी है इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक मोशन कराने में, या इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या होने वाली है? चेंज। यानी कि इसको गति भी तो कराएगी, निकल तो गया, बाकी एनर्जी इसको क्या कराएगी? गति। तभी तो वो डिटेक्टर के पास पहुंच रहा था। क्लियर है कि नहीं? तो हमें ये पता चल गया कि ये जो फोटोन आ रहा है, इसकी एनर्जी है वो दो टाइप से यूज होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, the energy of incident photon is used in two ways. In two ways. In two ways. कौन कौन से? फर्स्ट, for ejected या eject an electron, eject an इलेक्ट्रॉन। पहला तो है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दूसरा किस फॉर्म में है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं यहाँ अब ऐसा कह सकता हूँ कि जो फोटोन की एनर्जी है ई फोटोन, वो फाई और किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल एनर्जी कितनी हो गई आने वाले इंसिडेंट फोटोन की? फाई प्लस के। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी एक तो इसमें कन्वर्ट हो रही थी, ये और इसमें, तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आने वाले फोटोन की क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, कि टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन। ध्यान से देखो,
टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन। तो बताओ क्या हो जाएगी, ई इंसिडेंट फोटोन, तो ई फोटोन हो गई, ठीक है, या लाइट लिख सकते हैं, एक ही बात है। ई फोटोन, फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, एक तो आ जाएगी फाई, या यहाँ आप डब्ल्यू पुट कर सकते हो या ई नोट पुट कर सकते हो, ठीक है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फोटोन की एनर्जी दो वेज में कन्वर्ट हो यूज हुई, बाई प्लस के। तो अगर मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालूं इलेक्ट्रॉन की, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, देखो ई फोटोन माइनस फाई इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर होगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, भाई बाई और इसको शिफ्ट करेंगे तो भाई, तो ये हो गया। देखो फोटोन की जो एनर्जी है ई इक्वल्स टू क्या होती है, एच न्यू। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, फोटोन की एनर्जी तो कितनी है, एच न्यू, ये दिख रहा है, और माइनस फाई, देखो पीछे अभी अभी हमने डिस्कस किया है, वर्क फंक्शन क्या होता है, एच न्यू नोट। क्लियर है कि नहीं, यस कि नो। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो एच को हम क्या कर लें, कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो ये ध्यान रखना आप, ठीक। अब थोड़ा सा हम आगे सोल्व कर लेते हैं, इसी को ध्यान से देखना। एक बात बताओ बेटा, न्यू क्या होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा, और न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्बडा नोट। भाई ये लैम्बडा है तो ये लैम्बडा नोट हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पुट करते हैं इन दोनों वैल्यूज को। तो देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, तो देखो एच तो है, और न्यू की जगह सी अपॉन लैम्बडा, माइनस न्यू नोट की जगह सी अपॉन लैम्बडा नोट, ये हो जाएगा। और फाइनली अगर मैं सी भी कॉमन ले लूँ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल हो जाएगी किसके, एच सी, देखो सी कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या हो गया, 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा नोट। तो आपके पास यहाँ कितने फॉर्मूले आ गए हैं, दो फॉर्मूले डेराइव हो गए, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलाज को आपको ध्यान रखना है, दोनों फॉर्मूलेज काम, दोनों फॉर्मूलाज किसके हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की उसके, और दोनों ही फॉर्मूला क्या है, बहुत काम है, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि जो लाइट जो आ रही है, इंसिडेंट जो फोटोन है, उसकी जो एनर्जी है वो कितने टाइप से कन्वर्ट होती है। तो बात समझ में आ गई बेटा, यहाँ तक बड़े आराम से देखो, इजी, बिल्कुल स्लोली हम चल रहे हैं, आराम से समझ के चल रहे हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे आप अपना डाउट डाल सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ आप डाल सकते हैं, आपका डाउट सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है, नो डाउट, बिल्कुल। आप बड़े ध्यान से पढ़ते रहे बस। चलो, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, ठीक है, ओके। चलो, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो तो अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलो बेटा, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या नेक्स्ट बात हम ये कर लेते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो इंसिडेंट जो लाइट है, जो लाइट आकर गिर रही है, उस इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, उस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, और मैं ये आपको प्रूव करके बताता हूँ। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड करती है किस पर, इंसिडेंट जो लाइट है या फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी पर, और अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे। तो देखो, अभी तक जो हमने पढ़ लिया है उससे नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is
depends on the frequency. It depends on the frequency of इंसिडेंट लाइट या फोटोन। लाइट या हम क्या लिख सकते हैं, फोटोन लिख सकते हैं। क्लियर? तो ध्यान से सुनना कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी है, वो आने वाली जो लाइट है जो गिर रही है मेटल सरफेस पर, उसकी फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। यानी कि अगर वो फ्रीक्वेंसी आप चेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये एक्चुअल में प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन जो होता है इनका, वो कौन सा होता है, प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन होता है। ठीक है? तो मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो यूँ कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल होती है किसके, न्यू के। ठीक है? और न्यू क्या है, लाइट या फोटोन की। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि अगर न्यू इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होती है, कि न्यू इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अब वो कैसे होगी, ध्यान से देखो। सपोज दैट जो ये लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रही है, सपोज उसकी एनर्जी हम मान लेते हैं कितनी जूल है, इस लाइट की एनर्जी 100 जूल है, 100 जूल है। और मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में कितनी जूल एनर्जी खर्च हो गई, 50 जूल। तो बचाओ, यहां पर ध्यान से देखो, 100 में से 50 तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में खर्च हो गई, कितनी बची, 50। अब ये 50 जूल एनर्जी है, उससे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 50 जूल हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर है, समझ में आ गई? अब देखो मैं क्या करता हूं, मैंने देखो अब फ्रीक्वेंसी को क्या किया है, यहां से इंक्रीज किया है। तो देखो फ्रीक्वेंसी अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज। अगर इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो देखो इनिशियली हमने इसको कितना अजूम करके चल रहे थे, 100। तो अब मान लेते हैं हम ये कितनी हो गई, 150। कितनी हो गई, 150 जूल। भाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तो एनर्जी इंक्रीज होगी, 100 से कितनी हो गई, 150 हो गई। क्लियर है कि नहीं? अब आओ, अब जो फोटोन आ रहा है उसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, 150 जूल है। जब ये इस मेटल सरफेस पर गिरेगा तो बताओ इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में तो अभी देखो खर्च कितनी होनी है, 50, क्योंकि यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 50 जूल एनर्जी में ही इजेक्ट होगा। चलो, तो 150 में से 50 जूल तो क्या हो गई, इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में काम आ गई, खर्च हो गई। अब कितनी बची रिमेनिंग, तो 150 में से 50 गया तो 100 बची। तो बाकी जो एनर्जी है वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में। बोलो हाँ कि ना? तो आप खुद देखो कि अगर इंसिडेंट फोटोन या लाइट की एनर्जी को आप क्या करते हो, इंक्रीज, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो फोटोन जो या लाइट है उसकी एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज। और इसकी एनर्जी इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यस कि नो? तो देख लो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई किसके, न्यू के। या यूं कह सकते हैं कि न्यू इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, न्यू डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। सिंपल है। चलो, तो यहां से अब हम आगे की बात कर लेते हैं। क्या कि देखो अभी हमने बात की थी, क्या अभी हमने ये बात की थी कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, या यूं कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इक्वल थी क्या, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। यस क्यों? अब देखो अगर मैं इसका लाइन इक्वेशन, ठीक है, सरल रेखा समीकरण से क्या कर दूं, कंपैरिजन कर दूं, तो ये हो गया y इक्वल्स टू mx प्लस सी। देखो y जो होता है वो एक्सिस होती है, मतलब x। देखो x और y दो एक्सिस होते हैं, तो y क्या होता है, एक्सिस। तो ये क्या है बेटा, एक्सिस है। ये क्या है बेटा, एक्सिस है। x भी क्या है बेटा, एक्सिस है। तो ये तो दो तो क्या हो गई, एक्सिस।
सी क्या होता है, ये होता है बेटा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब है कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा। और जो एम होती है बेटा, एम वो क्या होती है, स्लोप। स्लोप, स्लोप को हम कहते हैं हिंदी में ढाल। तो ग्राफ की ढाल है, ढाल का सीधा सा मीन है तिरछापन, कि ग्राफ कितना तिरछा है, कितना सीधा है। ठीक है, तो चलो हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, किस किस के बिटवीन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। चलो तो देखो बेटा, ये वाई एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, वाई, और बेटा ये कौन सा एक्सिस है, एक्स। देखो यहां से आप कंपेयर कर सकते हो कि वाई एक्स पे आपको कौन सी एनर्जी पुट करनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, चलो अब देखो एक्स एक्स पे आपको क्या पुट करना है, न्यू फ्रीक्वेंसी। तो ये लो हमने न्यू फ्रीक्वेंसी, और इधर चलने पर वो इंक्रीज हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी भी इधर चलने पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये वाला है 0 पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट यूं कह सकते हैं। यहां ऊपर की साइड में हम अगर बात करें तो ये वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव, और 0 से नीचे ये वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव। यस कि नो। चलो अब ध्यान से देखो, इधर देखो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करता जाऊं और फ्रीक्वेंसी को कितना पुट कर दूं, 0। तो देखो फ्रीक्वेंसी को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये वाली वैल्यू तो क्या हो गई, 0। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, -h न्यू के। क्लियर है भाई, न्यू फ्रीक्वेंसी लाइट की वो मैं कितना पुट कर दूं, 0। यस कि नो। तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो किसके इक्वल आएगी, ये तो 0 गया तो -h न्यू नॉट, और माइनस एनर्जी कहाँ है, 0 के बिलो। और सपोज दैट हम यहां मान लेते हैं कि ये एनर्जी कितनी है, ये एनर्जी कितनी है, ये है -h न्यू नॉट। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, सी का मतलब इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, यहां से। अब देखो, अब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा तो अब न्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे, न्यू इंक्रीज करते जाएंगे, तो जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी देखो 0 पहले तो माइनस में थी, अब ये इंक्रीज होगा तो देखो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो एनर्जी भी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। और हम ये भी जानते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करोगे तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। तो अब यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये लो, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। और इस पॉइंट पर आकर के इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। यानी कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन अब इजेक्ट हुआ है। भाई देखो माइनस में काइनेटिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हुआ, अब यहाँ 0 हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल तो गया पर अभी काइनेटिक मोशन नहीं करेगा। तो ये वाला जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गई। और आप ध्यान से देखो, न्यू नोट से आगे अगर फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते जाएंगे, इंक्रीज। अब देखो जैसे कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर मैं न्यू नोट के इक्वल रख दूं तो ये भी एच न्यू नोट, ये भी एच न्यू नोट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। तो देख लो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। बट अब इसके बाद अगर न्यू को मैं इंक्रीज करता जाऊं, न्यू को मैं इंक्रीज करता जाऊं, तो देखो ये वाली वैल्यू अब इंक्रीज हो जाएगी। तो अब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज। तो अब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और ऐसे चलती है। क्लियर है। तो ये वाला जो ग्राफ है वो किस किस के बिटवीन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, या आने वाली जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी के बिटवीन। और अगर मैं बात करूं कि इस ग्राफ का जो स्लोप है, इस ग्राफ की जो ढाल है वो किसके इक्वल होने वाली है, एच के, और पॉजिटिव होने वाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस, इसलिए देखो ग्राफ अपसाइड गया है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट जो है उसके डायरेक्शन में गया, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट लाइट की, उसके बिटवीन ये ग्राफ यहाँ क्या हो चुका है बेटा, कंप्लीट हो चुका है। तो देखो ये काम की जितनी सारी बातें हैं वो हमने यहाँ क्या कर ली है, डिस्कस कर ली। क्लियर है। तो ये सारी काम की बात है। आप जल्दी से इसका क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और अब हम फाइनल जो पॉइंट है उसके ऊपर चलने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ। क्लियर है। तो चलो, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो तो हम अगली बात कर लेते हैं, क्या बेटा,
कि जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वो इंपॉर्टेंट बातें हैं हम देख लेते हैं। क्लियर? चलो, तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब इसके बाद में जो अपना लास्ट पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं IMP, और इन IMP पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं काफ़ी बार, ठीक है। तो बस लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो, IMP पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इस मेटल सरफेस पर जो फोटोन आ रहा है, देखो, और इसमें कई सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स है सरफेस पे, ये फोटोन आ रहा है, और सपोज दैट इस फोटोन की जो एनर्जी है वो हम कहते हैं 200 जूल है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए 5, वो हमें ओनली चाहिए कितनी, 50 जूल। कितनी चाहिए, 50 जूल। तो देखो कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसके पास 200 जूल है, तो ये क्या इन दोनों को निकाल सकता है? बिल्कुल, देखो, एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए 50 जूल चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो कितनी खर्च होगी, 100, फिर भी इसके पास कितनी बचेगी, 100। तो ध्यान से सुनो, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, कि इसकी एनर्जी ज्यादा है तो ये एक के बजाय कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दे, 2, कभी पॉसिबल नहीं है। इंसिडेंट जो फोटोन है, आने वाला जो फोटोन है या लाइट है, वो मेटल सरफेस से एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इजेक्ट, और अपनी कंप्लीट एनर्जी इसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं द इंसिडेंट फोटोन, द इंसिडेंट फोटोन, द इंसिडेंट फोटोन can eject only one electron, या यूं लिख सकते हैं ए इंसिडेंट फोटोन, या द इंसिडेंट फोटोन कैन इजेक्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो ये काम की बात है कि मेटल सरफेस से केवल एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, चाहे उसकी एनर्जी कितनी हो, कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा, अपनी कंप्लीट एनर्जी सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया? द इंसिडेंट फोटोन कैन इजेक्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, यानी कि आने वाला जो फोटोन है वो केवल मेटल की सरफेस से एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, इजेक्ट कर सकता है, निकाल सकता है, 2-3 कभी नहीं निकालेगा, ठीक है। चलो, अगला पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो। कई बच्चों के दिमाग में अब ये बात आ रही होगी कि सर ये फोटोन यहां आया, फोटोन यहां टकराएगा, गिरेगा, स्ट्राइक करेगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, तो क्या फोटोन के टकराने और इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने, इसके बिटवीन कुछ टाइम गैप होता है? तो ध्यान से सुनो, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन के टकराने और फोटोन के टकराने और इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने में कोई टाइम गैप नहीं होता है, ये सब इंस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं देयर इज नो टाइम गैप between striking of light and ejection of electron, तो ध्यान से सुनो, यहां कोई टाइम गैप नहीं होता, ठीक है। किसमें? लाइट के टकराने में एंड इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने में, ठीक है। कहां से? फ्रॉम मेटल सरफेस। तो और ऐड कर देते हैं,
ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है, चलो तो बेटा ये दो काम की बातें हो गई। तीसरी काम की बात क्या है, हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जो लाइट इस मेटल सरफेस पर क्या हो रही है, इंसिडेंट, उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, the kinetic energy of electron depends on the frequency of incident light या फोटोन। तो ये वाला पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलो तो ये काम की बात होगी। अगला देखो, अभी हमने कहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी तो किस पर डिपेंड होती है, फ्रीक्वेंसी पर, जो लाइट आ रही है। बट अगर मैं कहूँ कि यहाँ से इजेक्ट होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है, यानी कि यहाँ से जैसे एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो इलेक्ट्रॉन कितने इजेक्ट होंगे, तो नंबर ऑफ इजेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन है, निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी जो संख्या है वो किस पर डिपेंड करेगी। तो ध्यान से सुनो, यहां पर हम लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ ejected electron depends on intensity of incident light, या यूं कह सकते हैं फोटोन। तो ध्यान से सुनना, मेटल सरफेस से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इजेक्ट होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इजेक्ट होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, उनका जो नंबर है, उनकी जो संख्या है, वो किस पर डिपेंड करने वाली है, वो डिपेंड करने वाली है आने वाली जो लाइट है या जो फोटोन है जो मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करेगा, गिरेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी इंटेंसिटी के, इसके इंटेंसिटी का मतलब है, देखो जैसे मान लो पहले 1 सेकंड में 50 फोटोन आकर के मेटल सरफेस पर गिर रहे थे, तो एक फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, एक को। तो 50 फोटोन कितने को निकालेंगे, सपोज 50 को। अगर किसी की एनर्जी कम है तो वो नहीं निकालेगा, पर अपन तो सफिशिएंट एनर्जी के मान के चल रहे, तो 50 फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, 50 को। अब अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज करना है, तो अब मैं इस लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करूंगा। इंटेंसिटी का मतलब पहले 1 सेकंड में कितने फोटोन आकर गिर रहे थे, 50। अब मैं 1 सेकंड में कितने फोटोन डालूंगा, 100। तो बताओ एक फोटोन कितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, 1। तो 100 फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे, 100। तो बताओ इंटेंसिटी, जिसे हम तीव्रता कहते हैं हिंदी में, वो इंक्रीज करेंगे। 1 सेकंड में गिरने वाले जो लाइट फोटोन्स हैं, उनका नंबर इंक्रीज करेंगे, तो इजेक्ट होने वाले, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का नंबर भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। बात समझ में? तो बस यही बात कि द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट या फोटोन। तो जो गिरने वाली लाइट है उसकी जो इंटेंसिटी है उस पर निर्भर करते हैं कौन, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। बात समझ में आ गई? चलो इसके बाद में अगली हम बात कर लेते हैं। क्या अगला जो पॉइंट है ये क्या है, देखो ये जो फाई है वर्क फंक्शन, ये मेटल की नेचर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मेटल कौन सी मेटल है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। हर मेटल के लिए जो फाई है वर्क फंक्शन है वो क्या होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं दी वर्क फंक्शन ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल। ठीक है, तो मेटल की जो नेचर है उस पर निर्भर करेगा कौन, उस मेटल का वर्क फंक्शन, कार्यफलन कहते हैं हिंदी में। वर्क फंक्शन को क्या कहते हैं, कार्यफलन। ठीक है, और एक लास्ट और फाइनल पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करते हैं जो कि बहुत काम का है। कई बच्चों के दिमाग में अब एक सवाल आ रहा होगा, क्या कि सर सपोज दैट कि ये जो लाइट आ रही है, इस लाइट की एनर्जी भी कितनी हो, 50 जूल, और इस मेटल का वर्क फंक्शन भी कितना है, 50 जूल। तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है?
तो देखो बेटा, मैं कहता हूं हाँ। क्यों? क्योंकि ये फोटोन जो आकर यहां स्ट्राइक करेगा, गिरेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट तो कर देगा, निकाल तो सकता है। और याद करो हमने बैटरी लगाई थी, याद करो हमने इसके क्या लगाई थी, बैटरी लगाई थी ऐसे, और बैटरी लगाई थी तो देखो इसका जो नेगेटिव टर्मिनल था, ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन की वजह से ये क्या कर सकता है, काइनेटिक मोशन कर सकता है। इलेक्ट्रॉन बस निकलना चाहिए। काइनेटिक मोशन तो कौन करा देगी, ये बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। और काइनेटिक मोशन हो गई तो समझो करंट फ्लो हो गया।